जब डिप्लोमेसी को नहीं समझना मजबूरी बन जाता है, क्योंकि इतनी क्लिष्ट हो जाती है। मैं शुरुआत ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपके साथ ही करना चाहूंगा। जनरली अगर कहीं पर रॉकेट फोर्स है, मैं चीन की बात कर रहा हूं, वो चीन जो दुनिया को बता रहा है कि वो करीब $3 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है, अमेरिका से टक्कर ले सकता है, लेकिन जनरल झांग युक्जिया गायब हो जाते हैं, कई जनरल गायब हो जाते हैं। ये वो जनरल हैं जो सेंट्रल कमांड है जो पीएलए की और चीन की आर्मी की, उसकी टॉप मोस्ट डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी का सेकंड मोस्ट पर्सन है आफ्टर शी जिनपिंग, जो कमांड लेते थे, वो गायब हुए, बर्खास्त किए गए। आरोप लगाया गया उस रिपोर्ट के बाद जब पता चला कि शिनजियांग में जो रॉकेट फोर्स की मिसाइलें हैं, दरअसल वो पानी भरी हुई मिसाइलें हैं। ये माना जा रहा है कि ऐसा और भी कई जगह हो सकता है, लेकिन अलग अलग इस पर सवाल हैं। कहा जाता है ऐसी मिसाइलें जब खड़ी रहती हैं तो उनमें प्रोपेलेंट नहीं होता। क्या ऐसा ही होता है? एक बात ये समझाइए। और दूसरा, अगर ऐसा होता है कि प्रोपेलेंट भरा होता है, तो जनरल झांग युक्जिया ने क्या खेल किया, क्या जानकारियां पास की, जिससे चीन को समझ में आ गया कि अभी तो पानी की मिसाइल पर ही सवार है। यूके देवनाथ सर। यूके देवनाथ सर अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी हाँ राजीव जी, पहला सवाल जो पॉलिटिकल एंगल वाला है वो ज्यादा आसान है जवाब देना। चीन में एक बड़ी पिक्यूलियर व्यवस्था है। अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल होता है, पर्जिंग। उसका मोटा मोटा हिंदी में मतलब ये निकल सकता है कि ध्वस्त कर दो, पर्सनल तौर पर, करियर तौर पर। तो चीन में अगर आप देखें पिछले 10 साल में कम से कम 30 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सीनियर अफसरान को पर्जिंग किया गया। चीन में अगर आप देखें पिछले 3 साल में कम से कम 10 जनरल्स को या एडमिरल्स को पर्जिंग किया गया। इसका सिंपल माने ये होता है कि शी जिनपिंग को किन्हीं कारणों से इनको साइड स्टेप कराना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद शी जिनपिंग को डायरेक्ट पॉलिटिकल खतरा था, इसीलिए चैलेंज 1-to-1 था, इसीलिए। और उसके बाद चीन का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इन लोगों को किसी ठंडे काम पर दूर दराज के एरिया में भेज दिया जाता है। वहाँ छोटा सा एक फ्लैट दे दिया जाता है दूर दराज के एरिया में, जहाँ पे कि कोई खास कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता, लेकिन कुछ पेंशन दे दी जाती है, मंथली छोटा सा स्टाइपेंड दिया जाता है, और उनको उनके परिवार के साथ रहने दिया जाता है। तो ये पर्जिंग शब्द का जो माने है, ये चीन में जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन चाइना में हैं, उनको काफी कॉमन लगता है, खास तौर से चाइनीज पोलिट ब्यूरो में। दूसरा जो मिलिट्री एस्पेक्ट है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, देखिए अच्छा हुआ ये सवाल मेरी तरफ पिच किया गया। मैं खुद मिसाइल्स को हैंडल कर चुका हूं, दोनों मिसाइल्स, हवा से हवा पे मार करने वाले और जमीन से हवा पे मार करने वाले, जमीन से जमीन पर मार करने वाले। इसमें कुछ मिसाइलें ऐसी होती हैं जिसमें सॉलिड फ्यूल भरा जाता है, कुछ मिसाइलें ऐसी होती हैं जिनमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। आमतौर पे जितनी मिसाइलें ऐसी होती हैं जिनमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, खासतौर से जमीन पर मार करने वाले या जमीन से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो फायर होते हैं, अगर लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है वो उसी वक्त भरते हैं, लॉन्च के पहले। क्योंकि मिसाइल फ्यूल जो होता है बहुत ही कोरोसिव होता है, यानी जिस कंटेनर के अंदर रहता है मिसाइल के अंदर, उसको अंदर से खा जाता है। तो ये एक कॉमन प्रक्रिया है। अब जहां सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, देखिए सॉलिड फ्यूल भी आमतौर पर इन मिसाइलों में हमेशा अंदर नहीं रखा जाता है। इनके कैसे, जैसे केक होता है या पेस्ट्री कटी हुई होती है या बिस्किट कटे हुए होते हैं, ऐसे इनके पैकेट्स होते हैं। सॉलिड फ्यूल मिसाइलों में जो इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक बोला तो कुछ दिनों के लिए रखिए, वो अपने आप वातावरण से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, नरम शरम हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो अब वेस्टर्न मीडिया ने जो ये खबर दी है, इसमें सत्यता कितनी है या भ्रमित करने की कोशिश कितनी की गई है, वो आस्ते आस्ते पता लगेगा। जी
आपने बहुत अच्छी जगह लाकर इसको छोड़ा, क्योंकि यहां पर मैं अरविंद सिंह तेजावत का रुख कर लेता हूं। अरविंद सिंह तेजावत, क्या वेस्टर्न मीडिया ये खेल कर रहा है? क्योंकि ये रिपोर्ट्स सीआईए के हवाले से सामने आई हैं, वेस्टर्न मीडिया ने इसको काफी प्रचारित किया है, और उसके बाद जनरल झांग यूग्जिया की गुमशुदगी या बर्खास्तगी ये एक स्थापित तथ्य है, और पिछले कई दिनों में कई जनरलों की ऐसे ही गायब होना या अचानक उनका अपनी कमांड से हट जाना, ये भी चीन से निकलकर सामने आता है। हम सभी जानते हैं कि चीन एक शेल में है, वो बाहर चीज़ों को ज़्यादा आने नहीं देता। क्या वाकई जनरल झांग यूग्जिया कुछ ऐसा कर रहे थे जो चीन के खिलाफ था, या फिर इस कहानी के पीछे भी कोई और कहानी है जो आपको लगती है? अरविंद सिंह तेजावत। राजेश साहब, बिल्कुल ठीक बात है। कारण ये है कि जो खासकर शी जिनपिंग हैं, उनके बारे में ये काफी वो बदनाम रहे हैं इस चीज के लिए कि जहां जहां उनको लगता है कि कोई आदमी उभर रहा है या जहां जहां उनको खतरा लगता है, वो उनको अपने पद से हटा लेते हैं, उन पे आरोप लगा लेते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे उनमें जो इनसिक्योरिटी है वो खत्म हो जाए। और दुनिया भर की जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनका जो अंदर का जो मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है। यहाँ तक भारत की भी कम्युनिस्ट पार्टियां, भारत के कम्युनिस्ट पार्टी में भी जो बड़े बड़े पोलित ब्यूरो के मेंबर्स हैं, उनको जो काफी बड़ी पोजीशंस पे रहे हैं, जो मतलब वाकई एक तरह से माइलस्टोन कहे जा सकते हैं, उनको भी हटाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, पर वो उस पार्टी में भी एक जो महिला पोलित ब्यूरो मेंबर है, उनको भी उस पार्टी को हटाने में बहुत, आप जान गए होंगे निश्चित रूप से, तो उनको भी हटाने में उनको समय नहीं लगा। वे हमारी साथी थी जेएनयू में, हमसे सीनियर थे। तो तमाम जो पार्टी में जो ये काम करने का, जो कम्युनिस्ट पार्टियों का जो तरीका होता है, वो लगभग लगभग ऐसा ही होता है, और उसी का फायदा, उस सिस्टम का फायदा उठा के वो कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा रहा कि वाकई आपका जो पहला सवाल था वो देवनाथ साहब से था, क्योंकि आप जैसे ही मुझसे ये प्रश्न पूछने वाले थे, तो मैं ये कह के ये बात उन पे टाल देता कि मेरा प्राथमिक अंदाज तो ऐसा है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रशासनिक तौर पे जो होता है, उन पे जांच परख वगैरह जो तमाम चीजें होती है, उसके आधार पर मैं अंदाज लगा सकता था कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। पर पूरी जो डिटेल है वो देवदास साहब ने एकदम पूरी ठीक ठीक वैसे ही बता दिए जैसे बतानी चाहिए थे, राजीव साहब। और आपका भी अंदाज ठीक ठीक वही था जैसा कि है राजेश साहब। वाकई आपने बात बहुत अच्छी, और आपने मुझे बातचीत में वो सिरा दे दिया कि मैं एम्बेसडर सुरेश गोयल की तरफ जा सकूं। एम्बेसडर सुरेश गोयल, चीन और चीन की अपनी जो जानकारियों का एक घेरा है, ये कुछ ऐसे दायरों में कैद है जिसमें ताले लगे हुए हैं। इन तालों को खोलने की ज़रूरत पड़ती है जानकारियों को समझने और जानने के लिए। क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या उनका पोलित ब्यूरो या शी जिनपिंग का जो वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या वो इतना क्लिष्ट है, इतना टाइट है वहाँ पर कि ऐसी चीज़ें केवल एक जो, जैसा अभी यूके देवनाथ सर ने भी कहा और अरविंद सिंह तेजावत सर ने भी कहा, ये वेस्ट के मीडिया या वेस्ट के अलग अलग संस्थानों की एक उपज है किसी दूसरी पिक्चर को सामने लाने के लिए? या फिर मैं ये समझूं कि चीन के अंदर कुछ ऐसा करने में वेस्टर्न इंटेलिजेंस सफल हो गए हैं, जिसके बाद कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि सेकंड टू शी जिनपिंग का गायब और बर्खास्त होना एक साथ सामने आया? एम्बेसडर सुरेश गोयल। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपके सवाल के दो पहलू हैं जी। पहला पहलू जरा आसान है, उसके बारे में मैं जवाब दे सकता हूं। पहले उसके बारे में देवनाथ साहब ने पहले ही कुछ बोल दिया है, और मेरे ख्याल है उसके बाद में जो आपके दूसरे जो विदेश मामलों के जानकार हैं उन्होंने काफी जानकारी दे दी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे वो कम्युनिस्ट पावर हो या डेमोक्रेटिक कंट्री हो, कोई सी भी कंट्री हो, वहां पर जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, टॉप ऑफ द फूड चेन, आई एम सेइंग द फूड चेन की सबसे ऊपर वही है जी। तो वो जो है कभी आपने भी सही ये कहा, बर्दाश्त फूड चेन नहीं कर खा पाएगा। गए। जी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, आपने फूड चेन शब्द का इस्तेमाल किया। शी जिनपिंग वाकई खा गए जनरल झांग यूजिया को। जी जी।
तो उसमें कोई भी जो ऊपर है नुमेरो उनो, वो हमेशा कोशिश उसकी ये रहेगी कि उसके नीचे कोई भी उसको चैलेंज करने वाला सामने ना आ जाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी वही होता है और कम्युनिस्ट सिस्टम में भी वही होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो इस तरह के जो रेजिस्टेंस या डिसेंशंस हैं, जो ओपोजिशन है, उसको हैंडल करने के तरीके अलग होते हैं। कम्युनिस्ट सिस्टम में उसको हैंडल करने के तरीके अलग होते हैं। कम्युनिस्ट सिस्टम में उसको हैंडल करने के लिए सीधा सीधा की, जैसे कि मेरे साथी ने भी बताया कि उसको बोलते हैं पर्जिंग कर लीजिए उसको। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि सीधा सीधा शी जिनपिंग का ये रिकॉर्ड रहा है कि चाहे उनके वो बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हों और चांग योशिया उनके काफी क्लोज फ्रेंड रहे जी, हैं, जी, बल्कि उनको ऊपर तक लाने में उनका ही हाथ रहा है। और उनको ये जो मिलिट्री कमीशन में नंबर 2 बनाने के लिए, इसके अलावा पोलिट ब्यूरो में लाने के लिए शी जिनपिंग ने ही उनको प्रमोट करके लास्ट एमपीसी में प्रमोट करके वही उनको लेकर के आए थे। 3-4 साल का वक्त है ये। लेकिन जहां उनको लगता है कि अब उनकी ताकत इतनी बढ़ सकती है कि वो शी जिनपिंग को चैलेंज कर लेंगे, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी में कोई टाइम की लिमिटेशन तो है नहीं कि 2 टर्म है या 3 टर्म है या 4 टर्म है। जब तक आपको पार्टी का सपोर्ट मिलता रहेगा आप पावर में रहेंगे। तो शी जिनपिंग को जहां ये लगेगा कि उसका कोई भी चाहे कितना भी खास दोस्त ना रहा हो, उससे उसको खतरा हो सकता है, चाहे वो खाली शक हो, शक या शुबा हो, जो भी हो, अगर शक के बिना पर भी वो रिस्क नहीं लेंगे, उसको पहले वो वहां से हटा करके निकाल करके, ताकि उनकी पोजीशन सिक्योर हो जाए। अब सीएमसी में जो चांग योशिया का मिलिट्री के ऊपर काफी ज्यादा उनका एक अधिकार था, मिलिट्री के ऊपर। और आप ये देखिए कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पीएलए का जो मेन काम है वो पार्टी को सुरक्षित रखना है, देश को नहीं है जी। पार्टी देश की सरकार है, पार्टी देश की अधिपत्य है, जो भी है टॉप पर वही है। तो पीएलए की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कि पार्टी के ऊपर कहीं कोई आंच ना आए। अब पार्टी में सीएमसी के जो मेंबर्स हैं वो भी पार्टी के मेंबर्स हैं। तो अगर उनको ये लगता है चांग योशिया को कि वो जो है आगे बढ़ सकते हैं, उससे पहले हो चुका है, ये कोई नई चीज नहीं है ये। जी। तो अगर उनको लगता है कि वो आगे बढ़ सकते हैं तो वो करेंगे। और मेरे को लगता है कि शी जिनपिंग ने, क्योंकि वो अपना एक जो आधिपत्य है खोना नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे हमारे यहाँ हो या ट्रंप हो या कोई भी हो, कोई नहीं चाहेगा, उन्होंने उसको हटा दिया, पर्जिंग हो गई उसकी। पर्जिंग के अलावा दूसरा सवाल उठता है ये न्यूक्लियर मिसाइल का। अब जो न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर जो टेक्निकल चीजें हैं, हाइग्रोस्कोपिक हैं, क्या न्यूक्लियर फ्यूल भी जो बाकी जो दूसरे मिसाइल फ्यूल है उसकी तरह होता है, क्या होता है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूं और मैं कह भी नहीं सकता हूं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कोई भी आर्मी का आदमी, कोई भी पीएलए का आदमी ऐसी हरकत नहीं करेगा। उनको मालूम है कि इस हरकत में, क्योंकि जो न्यूक्लियर मिसाइल है उनको कंट्रोल करने के लिए खाली एक आर्मी के जनरल नहीं है, देयर आर टेक्निकल पीपल जो उसको हैंडल करते हैं। तो कहीं ना कहीं से कि उनको पता है कि अगर ये खबर लीक कर गई तो दे विल बी लिंच्ड। तो ये मेरे को मालूम है कि पीएलए का कोई भी ऑफिसर, और खासतौर पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा, चाइनीज लोगों के लिए अपने मन में अपने लिए जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, एक ही कल्चरल चीज है ये, कि वो अपने लिए जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, कि मैं पहले बता चुका हूं, एक मैंने एग्जांपल दिया था कि चीन वाले अगर कोई उससे हो जाए, वो देखते देखो मैं चीनी हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये उनका होता है, नेशनलिज्म है ये, कल्चरलिज्म बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। तो मुझको नहीं लगता कि वो ये करेंगे। ये हो सकता है कि चाइना को एक तरह से कॉर्नर करने के लिए खबरें फैलाई जा रही हो सकता है कोई और वजह हो, मैं उस करने में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझको ये नहीं लगता है कि किसी भी वजह से न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ में कोई छेड़छाड़ की गई होगी। जो सिस्टम है वो पहले सिस्टम रहा होगा, उसके बाद में कहानियां बन सकती हैं कि ये कहानी है, वो कहानी है, ये हुआ वो हुआ, जिसकी वजह से ये किया गया। मैं इतना ही कहूंगा अभी। एम्बेसडर गोयल, आप चाइना में रहे हैं एम्बेसडर गोयल?
मैं 3 साल में वहां पर सर्विस कर चुका हूँ, अच्छा। नॉट एज एम्बेसडर। हाँ। हाँ, लेकिन मैं वहां पर आई वॉज फर्स्ट सेक्रेटरी एंड देन काउंसलर डीलिंग विद द पॉलिटिकल अफेयर्स। एम्बेसडर गोयल, फिर तो ये आप जानते ही होंगे कि ये झांग जूजिया का ये किस्सा नया नहीं है। इससे पहले चीन की टॉप मोस्ट लीडरशिप हो या पीएलए से जुड़े कई लोग हों, वो अचानक सुर्खियों में आते आते गायब हो गए, पता ही नहीं चला। तो यहां क्या केवल इस बिना पर झांग को गायब कर दिया गया कि ऐसी कोई खबर है? इतने बड़े शख्स को जो सेकंड टू शी जिनपिंग है उसको बर्खास्त कर देना और मेन फ्रेम से एकदम ही गायब कर देना, कुछ तो बड़ा होगा, ये यूं ही नहीं हो सकता। देखिए, शी जिनपिंग का रिकॉर्ड है ये, आप देख लीजिए, शुरू से जब से ये सीसीपी के चेयरमैन बने हैं और उसके बाद भी ये प्रेसिडेंट बने। बाय द वे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कंट्री के प्रेसिडेंट और पार्टी के चेयरमैन दोनों एक आदमी हों। 10 साल पहले तक प्रेसिडेंट और चेयरमैन अलग अलग हुआ करते थे। तंग शाओपिंग ने पार्टी और प्रेसिडेंसी में एक सेपरेशन कर दिया था। ये इसके बाद में ये जो सेपरेशन था, ये शी जिनपिंग से पहले से जो हु याओपांग तक और उसके बाद में हु चिनताओ तब तक ये जारी रहा है। ये उनके जाने के बाद में जब शी जिनपिंग पार्टी सेक्रेटरी जनरल बने, पार्टी चेयरमैन बने और प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने ये फर्क कर दिया। किस लिए? कि पीएलए जो है सीएमसी के अंडर में होती है, वहां पर जो सीएमसी में चाइनीज मिलिट्री कमीशन, उसके हेड होते हैं पार्टी चेयरमैन। लेकिन पार्टी गवर्नमेंट जो बाकी जो सारा अपरेटस है वो प्रेसिडेंट के अंडर होता है। हालांकि प्रेसिडेंट भी पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं जी, और चेयरमैन उनसे ऊपर होते हैं वहां पर। तो वहां से सारा कॉन्ट्रडिक्शन, कहीं कोई कंफ्लिक्ट ना हो, खत्म करने के लिए उन्होंने बात ही खत्म कर दी, चेयरमैन और प्रेसिडेंट। ये पहले जब प्रेसिडेंट माओ थे, तंग शाओपिंग से पहले, और तब ये सिस्टम हुआ करता था ये। और सर जी, अब और तो उसके बाद में फिर ये शुरू हो गया। और अब तो अपनी ताकत वैसे भी शी जिनपिंग ने और बढ़ा ली है, अब तो प्रेसिडेंट रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन डॉक्टर शुभदा चौधरी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। चीन को काउंटर करने के लिए क्या ये पूरी कहानी अमेरिका की चली हुई चाल है? अगर चाल है तो झांग युजिया को बर्खास्त क्यों किया गया? दूसरी बात, चीन क्या इस पूरे एपिसोड से, जो खुद को दुनिया के सामने इतना ताकतवर दिखाता है कि अमेरिका को काउंटर कर सकता है, वो अंदर से कितना खोखला हो चुका है, ये भी सामने आता है? डॉक्टर शुभदा। राजीव जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। बहुत मैं 3 मुद्दों के ऊपर जवाब दूंगी जी। पहला है कि जी जिनपिंग का सोच क्या है और जब से वो 2012 में आए उन्होंने क्या किया है। दूसरा कि क्या वाटर एंड मिसाइल्स हो सकता है, और तीसरा अमेरिका का क्या फायदा है। तो पहले मुद्दे पे, जी जिनपिंग जब 2012 में लीडरशिप में आते हैं तो जो पीएलए उनको मिलता है, पीएलए 1927 में बन चुका था। फिर कल्चरल रेवोल्यूशन जब चाइना का होता है 1960s में, तो वो ज्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप की पोजीशन में वो आता है। माओ जेडोंग का हमेशा ये कहना था कि पार्टी गन कंट्रोल करेगी, गन कभी पार्टी को कंट्रोल नहीं करेगा। तो जब जी जिनपिंग आते हैं, अब जी जिनपिंग 1953 में बीजिंग में पैदा होते हैं। उनके पेरेंट्स रेवोल्यूशनरी रहे थे, चाइनीज रेवोल्यूशनरी वॉर में रहे थे, एक तरीके से हीरोज। फिर उनकी भी पर्जिंग हुई थी, लेकिन एक प्रिंसलिंग की तरह वो पैदा हुए थे, एक एलीट खानदान में पैदा हुए थे। जब वो 2012 में लीडरशिप में आते हैं तो 3 चीजें मुख्य तरीके से उनको चिंतित कर रही थी। पहला था करप्शन, दूसरा था इनकम्पीटेंस, और तीसरा था पॉलिटिकल फटीग पीएलए के अंदर ही। अब जब 2012 से ही उन्होंने कम से कम 100 से ज्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स, जिनको वो टाइगर्स बोलते थे, और फ्लाइज, जिनको वो क्लर्क्स बोलते थे, टाइगर्स एंड फ्लाइज करके एक ऑपरेशन चलाया जिसमें उन्होंने पर्जिंग की। पर्जिंग का मतलब होता है हटाना या किसी भी चीज को शुद्ध करना, साफ करना। अब चाइना की प्रॉब्लम क्या है? जो रॉकेट फोर्स है उसमें गवर्नमेंट का इंसाइट बहुत ज्यादा नहीं था। जो चाइना का एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है उसमें भी ओवरसाइट कम था। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ओवरसाइट कम था। यही मिसाइल्स प्रोड्यूस करती हैं। तो जहां तक बात रही जनरल झांग जूजिया की, तो इनके फादर और जी जिनपिंग के फादर दोनों वॉर वेटरन्स रह चुके थे।
दोनों की फैमिलीज में बहुत डीप हिस्टोरिकल टाइज थी। इनको जब 19 जनवरी में अरेस्ट किया जाता है तो सिर्फ इनको नहीं, इनके फैमिली मेंबर्स, स्टाफ और 100 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है। दो रीजन के कारण, पहला कि इन्होंने यूएस को न्यूक्लियर इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, और दूसरा कि एक करप्शन, ब्राइब्स और प्रमोशंस लेते थे। ये दो मुख्य कारण थे। अब जहां तक बात आती है कि क्या ये जो वाटर वाला जो पूरा इशू हुआ है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहला चीज है कि जो फ्यूल होता है उसमें होता है डीमाइथिलीन हाइड्राजोलाइन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। क्या बात है। इसको आप नहीं डाल सकते सिलोस में दिनों के लिए, क्योंकि जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने बोला ये इसको करोड कर देगा। तो ये सिर्फ लास्ट जब फ्यूल करते हैं इसको 60 मिनट्स लगते हैं तभी डाला जाता है। तो हो सकता है कि फ्यूल स्टोरेज टैंक में फ्रॉड हुआ हो। फ्यूल स्टोरेज टैंक में फ्रॉड होने का मतलब क्या है कि जो सिलोस होते हैं, मिसाइल सिलोस यानी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जिसमें आपके आईसीबीएम्स या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रखा जाता है, उसके बगल में जो फ्यूल स्टोरेज होता है उसमें हो सकता है कि पानी डाला गया हो, क्योंकि रॉकेट फ्यूल और पानी की डेंसिटी एक होती है। लेकिन इसको केमिकल एनालिसिस से ही प्रूव किया जा सकता है, देख के नहीं प्रूव किया जा सकता है। हो सकता है करप्शन हुआ हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने प्रोक्योर किया हो रॉकेट फ्यूल, उसको फिर ब्लैक मार्केट में बेच दिया हो, इसमें पानी डाल दिया हो, मिसाइल में नहीं, इसमें पानी डाल दिया हो, और उसके बाद जो है ये पूरा एक करप्शन का स्कैंडल बना। ये पहला हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जब भी मिसाइल को टेस्ट किया जाता है, जरूरी नहीं कि वॉर के समय ही टेस्ट किया जा रहा है, जब भी मिसाइल को टेस्ट किया जाता है तब उसका फ्यूलिंग और डीफ्यूलिंग होता है। उसको अगर ठीक से नहीं किया जाए क्वालिटी कंट्रोल तरीके से, तो कंडेंसेशन के कारण पानी थोड़ा सा मिसाइल्स में रह जाता है। ये एक चीज हो सकता है ये सैबोटाज ना हो सकता है कि ये मैनुअल। लेकिन अगर सैबोटाज नहीं हो चाइनीज डॉक्टर शुभदा, तो फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया? यानी कोई लैकुना तो था और वो बड़े लेवल पे था। नहीं, एक और चीज होती है चाइनीज लैंग्वेज में, एक चीज होती है जुशुई। जुशुई का मतलब होता है वाटर इंजेक्शन। वाटर इंजेक्शन का मतलब पानी नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आप अकाउंट्स को डिफ्रॉड कर रहे हैं, पैडिंग कर रहे हैं, इन्फ्लेटेड अकाउंट्स देख रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। तो ये भी एक मकसद हो सकता है। और तीसरा मुद्दा कि आपने जो पूछा कि ये क्यों, किस तरीके से अमेरिका को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, पहला किसने बताया कि ये साइलोस है वेस्टर्न चाइना में? मैं यहीं पर रोकूंगा डॉक्टर शुभदा, लौट के आऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग आप बता रही हैं। पानी भरी मिसाइल पर सवार चीन, और हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे, ये इसकी बातें उठी, इसकी रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद चीन में कुछ बर्खास्तगियां हुई ऐसे लोगों की हुई जो टॉप आर्मी लीडरशिप में थे, और इसके बाद ये पता चला कि कुछ तो है, लेकिन चीन क्योंकि अपने यहां रहने वाली जानकारी, अपने यहां से आने वाली जानकारियों को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकने में समर्थ है, इसलिए बात पूरी खुल कर नहीं आई। और समझने के लिए हम खास मेहमानों के साथ इस वक्त हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एम्बेसडर सुरेश गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद सिंह तेजावत सर जुड़े हुए हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी, आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को स्पष्ट कर रही थी। मैं ये समझना चाहूंगा, जहां पर आप थी और जहां पर बता रही थी कि ये चीज अगर मिसाइल में प्रोपेलेंट या लिक्विड की बात है, उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि सभी दर्शक इस वक्त सुनने के इच्छा में हैं कि कहां पर खेल हुआ है। देखिए राजीव जी, मैं 5 मेन मुद्दों के ऊपर आपको बताऊंगी कि ये आखिर क्यों हो रहा है। पहला ये है कि एविडेंस कहां से मिला। ये एविडेंस जो है 4 सैटेलाइट कंपनीज हैं। एक का नाम है प्लैनेट लैब्स, दूसरे का नाम है मैक्सर टेक्नोलॉजी जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी बहुत एक्टिव थी, तीसरी कैपेला स्पेस, और एक चौथी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये पेरीफेरी में काम करती है। ये 3 जो बेसिक सैटेलाइट इमेजरी देने वाली जो कंपनीज हैं ये अमेरिका में है। कोई कैलिफोर्निया में बेस्ड है, कोई कोलोराडो में बेस्ड है। तो इसका पब्लिसिटी हो रहा है ताकि अमेरिका अपने एलाइज को, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को बोल सके कि देखो हमारा कमर्शियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट का इतना दुरुस्त है कि तुम भी इसको खरीदो। हमारे पास ऑप्टिकल इमेजरी है, सिंथेटिक एपर्चर रेडार है, हमारे पास सेंसर्स हैं, तुम भी इसको खरीदो।
और चाइना को भी एक ये चेतावनी दे रहा है कि अगर तुम जो साउथ चाइना सी में करना चाह रहे हो, ताइवान को 2027 में ऑक्यूपाई करना चाह रहे हो और अपना न्यूक्लियर एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, तो तुम संभल जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारे बारे में पूरा नियंत्रण है। पहला तो ये है इकोनॉमिक वॉरफेयर। दूसरा, 1983 में रोनाल्ड रीगन ने एक चीज बोली थी कि अमेरिका के पास एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो सोवियत यूनियन को खत्म कर देगा। सोवियत यूनियन घबरा गया और उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने पड़े। अमेरिका के पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं था। तो जहां तक बात रही कि एक डिटेरेंस को डिग्रेड करने की बात होती है कि चाइना की न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंटरनेशनली आप बिना एक गोली मारे ही इनक्रेडिबल साबित कर दो। आपके जो एलाइज हैं वो चाइना के ऊपर डाउट करना शुरू कर देंगे। रशिया, नॉर्थ कोरिया भी चाइना के ऊपर डाउट करना शुरू कर देगा। ताइवान के ऑपरेशन के ऊपर डाउट होना शुरू हो जाएगा। तो ये दूसरा एक रीजन है। तीसरा, एक पैरानोया क्रिएट करना शी जिनपिंग के खिलाफ कि हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, यानी कि तुम अपना शुद्धिकरण करो, पर्ज करो, पैरानोया में रहो, तुम्हारे ऑफिसर्स आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे और चाइनीज इंटेलिजेंस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत वीक लगेगी। वाकई। नेक्स्ट चीज है कि अमेरिका का अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में, और जब वो अपने सारे मिसाइल्स और टॉम हॉक और यूएसएस अब्राहम लिंकन और बाकी के जेट्स अगर मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं तो साउथ चाइना सी खाली होगा चाहिए ना। हाँ, साउथ तो चाइना सी कांग्रेस खाली से होगा। अप्रूवल चाहिए। हाँ, तो उनको कांग्रेस से अप्रूवल चाहिए और बजट के लिए, डिफेंस के लिए, कि देखो चाइना को एनिमी दिखा के। तो ये एक दूसरा गेम चल रहा है ताकि कांग्रेस से ज्यादा अप्रूवल लिया जा सके। नेक्स्ट है शी जिनपिंग, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसमें कोई ऑपोजिशन नहीं होता, लेकिन राइवल फैक्शंस हैं, दो राइवल फैक्शंस हैं। एक फॉर्मर लीडर जियांग जेमिन के, जिनके जैसे इंदिरा गांधी के आने पे कांग्रेस जिस तरीके से विभाजित हुआ था उस तरीके से शी जिनपिंग के आने के बाद भी जो कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिटिक्स है वो विभाजित हुआ है। तो कई लोग जो हैं वो फॉर्मर जियांग जेमिन को ज्यादा मानते हैं, या उससे पहले हु जिनताओ को ज्यादा मानते हैं। तो ये इंटरनल एक वो कोशिश कर रहे हैं कि आपस में लड़ाई हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका हमेशा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत आगे रहता है। मुझे ये लग रहा है कि पूरा का पूरा षड्यंत्र, क्योंकि ये 2023 से चल रहा है, 26 से नहीं, और मीडिया का इसमें आना, इंटेलिजेंस का, और फिर सैटेलाइट कंपनीज का आना, ये चाइना को कहीं ना कहीं एक खुला चैलेंज दे रहा है। और चाइना अपने बारे में, चाइना का न्यूक्लियर ओपेसिटी बहुत स्ट्रांग है, किसी को नहीं पता, और यूएस के पास वो मिसाइल कैपेसिटी नहीं है कि चाइना के अंदर जाके मारे। तो ये उसको इंटरनली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से तोड़। वाकई आप सही कह रही हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अमेरिका आगे है। वो तो मुझे इस बात से समझ में आ जाता है कि कहीं भी कुछ होती है सबसे पहले उसका ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, चाहे वो ट्रुथ सोशल पे जाके करें या एक्स पर करें, लेकिन वो सबसे पहले करते हैं। बातचीत किसी की भी हो रही, इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से आती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है कि सारी इंफॉर्मेशन वही देंगे। लेकिन यूके देवनाथ सर, पीएलए अपनी गुपचुप रहने की कोशिशों को अपना एक जेम मानता है कि उसका शेल इतना टाइट है कि उसको तोड़कर कोई उसके अंदर उसकी जानकारी नहीं निकाल सकता बाहर। लेकिन क्या ये जो घटना सामने आई है इसने पीएलए के खोखलेपन को या पीएलए में सेंधमारी को सामने रख दिया है? जो कुछ जानकारियां अब निकल कर आ रही हैं और जो एक आपाधापी सी एक अफरा तफरी पीएलए और सीसीबी में दिखाई पड़ रही है। राजीव जी देखिए, मैं जो कुछ कहूंगा बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट कहूंगा जी। हम यकीन करते हैं कि दुश्मन की जंग लगी तलवार से भी डरो, क्योंकि मेरे हाथ में जो तलवार है वो चाहे स्टेनलेस स्टील की बनी हो, दुश्मन अपनी जंग लगी तलवार से भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मोटा मोटी कहें तो हम कभी भी दुश्मन की मिलिट्री कैपेबिलिटी, चाहे उसका ह्यूमन रिसोर्स हो, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, चाहे उसकी टेक्निकल प्रोनेस हो या उसके पास जो इक्विपमेंट है, हम कभी भी उसे दोयम दर्जे का नहीं मानते हैं।
हमारी ट्रेनिंग ही इस तरह से होती है कि हम हमेशा दुश्मन जो अपनी कैपेबिलिटीज की बखान कर रहा है, हम उसको पहले सत्य मानते हैं और उसके बाद अगला कदम लेते हैं। ये जो हम बोलते हैं चाइनीज माल होते हैं, डुप्लीकेट माल तो होते हैं, चाइनीज हजार तरह के जोक्स चलते हैं चाइनीज माल पर। चले तो इस शाम तरह तक, के ना चले हमारी तो शाम मिलिट्री तक। चाइनीज पीएलए का आकलन नहीं करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास पृथ्वी मिसाइल है, हमारे पास अग्नि मिसाइल है। ट्रायल के दौरान, अब मिलिट्री सीक्रेट नहीं है, कई बार वो काम नहीं करते हैं, कई बार ट्रायल के दौरान वो काम नहीं करते हैं। वाकई। तो होता क्या है, जैसे मैं बताता हूं, हमारे पास एक पर्टिकुलर मिसाइल थी हवा से हवा पे फायर करने वाली, लेकिन 10 साल उसका कैलेंडर लाइफ हो गया था। डाउट हो रहा था क्योंकि डिस्कलरेशन दिख रहा था उसके फ्यूल सेल में। तो हमने जब उसको वाकई फायर किया तो वो सही तरह से परफॉर्म नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद ये डिसीजन लिया गया कि वो जो मिसाइल है वो एयरफोर्स के पास रहेगी और ऑपरेशनली डिप्लॉयड रहेगी। क्यों, मैं बताता हूं। एक मिसाइल ट्रायल में फेल हो गया, उसकी कैलेंडर लाइफ 10 साल हो गई थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो मिसाइल 200 से ज्यादा थी और एक एक मिसाइल की कीमत थी 1.5 करोड़, तो उसका रिप्लेसमेंट कहां से आएगा? अगर हम एक मिसाइल ट्रायल में फेल हो गया 10 साल के ट्रायल के बाद, कैलेंडर लाइफ के बाद, तो हम बाकी 250 को फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि बाकी जो 250 हैं उनकी कीमत है प्लस उसका रिप्लेसमेंट। चाहे हम मेक इन इंडिया के तहत उसका रिप्लेसमेंट इंडिया में बनाएं, 10 साल लग जाएगा, चाहे हम उसको ऑफ द शेल्फ विदेशों से खरीदें, 5 साल 10 साल लग जाता है हमारा जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है। तो अगले वो मिसाइल हमारे पास रही। सभी फौजों में ऐसा होता है, चाहे वो इंडियन फौजें हों, चाहे वो चाइनीज फौजें हों। सिर्फ ये सिखाया जाता है कि जब युद्ध चालू हो तो आप मान के चलिए कि दुश्मन की मिसाइल की परफॉर्मेंस उतनी शानदार है जितना वो क्लेम कर रहा है। वाकई। ये अलग बात है कि लड़ाई के दूसरे तीसरे चौथे दिन या 2 हफ्ते के बाद पता लगे कि वो इतना शानदार नहीं है। जी, वाकई आपने बहुत अच्छी तरीके से बात यहां पर कही। मिसाइलों को लेकर हमारे दर्शक आमतौर पर जो जनता है वो ये सोचती है कि मिसाइलें रखी हैं, बहुत सारी मिसाइलें तैयार हैं और मिसाइलें हमारी रक्षा करेंगी, हमारी रक्षा के लिए तैनात रहेंगी। वाकई एग्जैक्टली दर्शकों ऐसा होता नहीं है। जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, फ्यूल भरने और फ्यूल को रखने की भी कंडीशंस होती हैं और उन चीज़ों का पालन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पैक करके खिलौनों की तरह चीज़ें रख ली और उसको ज़मीन पर रगड़कर स्प्रिंग की मदद से चला दिया। ये सच नहीं है और इसीलिए रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन में समय लगता है। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत सर, मैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के उस आर्टिकल के 4-5 लाइनों को आपके सामने रखूंगा। उसमें लिखा गया कि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। झांग युजिया की बर्खास्तगी के बाद यह आर्टिकल आया है और उसमें एक बात और लिखी गई, बड़े चूहों को खत्म करना होगा। क्या चीन अब यह समझ गया है कि वो जितना ताकतवर दिख रहा था, दरअसल उसको अंदर अंदर से काफी खोखला किया जा चुका है और इससे पहले कि वो दूसरे को अपनी हुंकार दिखाए, उसे खुद को ठीक करना होगा? देखिए, इसका थोड़ा सा जवाब टेढ़ा टाइप का है, पर उसे फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। होता यह है कि दरअसल जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वहां नेशनलिज्म को इतना पसंद नहीं किया जाता है। खासकर रूस या ये तमाम तरीके की जो पुरानी जो सोवियत संघ के ढांचे की जो रही है, पर चीन में ऐसा नहीं है। वहां पे कम्युनिज्म के साथ में नेशनलिज्म काफी ज्यादा मजबूत रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं, गोयल साहब तो वहां रहे हैं तो उनको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है। तो ये है, पर ऐसे सारे ही सेटअप में, चाहे वो यूएसएसआर के टाइप का हो या जो रिपब्लिक ऑफ चाइना टाइप का हो, उस सब में भ्रष्टाचार की गुंजाइश काफी जबरदस्त होती है। और उसमें यह होता है कि एक तरीके से नहीं तो एकदम अचानक से जो चीन में ये जो इतने बड़े बड़े पूंजीपति पैदा हुए हैं, वो एकदम कम्युनिस्ट स्टाइल का ही अगर सब कुछ ढांचा होता तो वहां तो सब कुछ समान होने चाहिए थे। एकदम अचानक से पूंजीपति आए कहां से?
तो यह सारी चीजें हैं। तो भ्रष्टाचार की वहां पे पूरी पूरी संभावनाएं होती है, और उसको करने का एक खास तरीका, या जो उस सिस्टम को अंदर से जो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वो वहां से पानी निकालना भी जानता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि अगर तालाब में रहने वाली मछली कितना पानी पी लेगी, इसका आप अंदाज नहीं लगाते हैं। तो भ्रष्टाचार को ये सब वाकई मुश्किल होता है। शी जिनपिंग साहब के आने के बाद में उन्होंने क्योंकि पूरा ही ढांचा बदल दिया, और वो भारत उसमें निश्चित रूप से पीछे रहा। उन्होंने एक दशक पहले ही भारत से पहले शुरुआत कर ली थी। तो उसके बाद में वो जरूर जो खासकर जो बड़े स्तर पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए वो कोशिश करते रहे। यहाँ पे भ्रष्टाचार में भी फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आम तौर पे जो छोटे स्तर पे भ्रष्टाचार होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार कई बार फायदेमंद भी होता है, क्योंकि उससे पैसे का आवंटन होता है और एक तरीके से वो समानता लाने में फायदा करता है। पर बड़े स्तर का जो भ्रष्टाचार होता है वो ज्यादा गहरे रूप में चोट पहुंचाता है। जो ज्यादातर पूंजीवादी तरीके की जो सरकारें होती है उसमें इस तरीके का भ्रष्टाचार होता है। तो ये तो तय है कि खासकर शी जिनपिंग साहब ने जिस तरीके से चीजों को वहां दिशा दी, और चीन की ताकत का भी आज एक कारण वही है। और इस तरीके से वो कोशिश तो करते रहे, पर इसके पीछे वो वजह ना होकर इसके पीछे जो उनकी अपनी खुद की इनसिक्योरिटी है, जो कि हर एक, जैसे कि गोयल साहब ने भी बताया कि डेमोक्रेटिक सेटअप में भी होता है और कम्युनिस्ट स्टाइल के सेटअप में भी होता है। तो वो इनसिक्योरिटीज दरअसल कई बार काम करती है, और यही कारण है कि वो एक के बाद एक अपना रास्ता साफ करते जा रहे हैं, ताकि उनको लगता है कि वो लंबे समय तक जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कर पाए। राजीव साहब। एम्बेसडर गोयल, डिप्लोमेसी में एक टर्म होता है, आप ही ज्यादा व्याख्या करेंगे, मैंने सुना है, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। इसके ये चीन इसको फॉलो करता है, यानी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना। क्या आपको लगता है जो ये चीजें सामने आई हैं, या चीन इन सारे इंफॉर्मेशन के साए में कहीं बहुत नॉर्थ कोरिया जैसी एक नीति अपनाएगा, जिसमें अपने विरोधियों का खात्मा और समाप्ति ही शी जिनपिंग के लिए एक अहम उद्देश्य हो जाएगी? यही वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, बाहर भी वही और अंदर भी वही? देखिए, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ज्यादातर जो रेफर करते हैं वो बोलते हैं कि जो चीन के डिप्लोमेट्स, जो नॉर्मली होता क्या है कि डिप्लोमेट बाहर जाकर के वो ज्यादा उनकी जो लैंग्वेज बड़ी कंट्रोल्ड होती है, बड़ी सिविलाइज लैंग्वेज होती है, अलग तरीके से होती है ये। लेकिन जो चाइना के जो वुल्फ वॉरियर्स हैं वो बाहर जाकर के, चाहे यूएसए में हो कहीं भी हो, वो धमकियां भी देंगे, जो भी करेंगे। दे बिकम मोर लाइक वुल्व्स, कि अब वो अटैक करने में यकीन रखते हैं। वो चीन का अपना एक अलग स्टाइल है, वो भी अभी शुरू हुआ है, लेकिन पहले नहीं होता था ऐसा। तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी खाली चीन की इजाद है, बाकी कंट्रीज में कहीं मैंने नहीं देखा हो कि यहाँ जहां पर डिप्लोमेट्स वो एक सिलेंडर में या गाली गलौच में या जिस तरह की बांग्लादेश में हुआ उसको करने में यकीन रखते हूँ। तो मैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जो अभी चीन में सिचुएशन है। देखिए, मैं पहले बोल चुका हूं कि अगर हमको देखना है, मैं भारत के नजरिए से बात करूंगा, तो हमें अपनी सिक्योरिटी की लहजे से देखना है कि वहां पर जो ये खबरें आई हैं उनमें कितनी सच्चाई हो सकती है, कितनी सच्चाई नहीं हो सकती है। मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है कि ये जो खबरें हैं या तो फैलाई गई हैं चीन की तरफ से कि क्योंकि करप्शन था इसकी वजह से उनको रिमूव किया गया, या खबरें फैलाई जा रही है यूएसए की तरफ से दिखाने के लिए कि देखिए चीन का जो सिस्टम है कितना ढुलमुल सिस्टम है, वहां पर कितना करप्शन होता है, कितनी ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं इन सारी रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करके, दरकिनार करके, मैं यही कहूंगा कि चीन की रॉकेट फोर्स अगर है, और रॉकेट फोर्स खाली अलग से नहीं है, इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स है, इंटीग्रेटेड कमांड है, तिब्बत में है, हमारे खिलाफ है, तो अगर वहां पर है तो उसको अंडर एस्टिमेट किए बिना कि ये कहे कि वहां पर ये हुआ है या ये हो सकता है, पानी, वो तो सब टेक्निकल चीजें हैं,
हम सब जानते हैं, पहले सब बोल चुके हैं ये। हमको ये समझना होगा कि चीन की न्यूक्लियर फोर्सेस वो तैयार हैं, हमें उससे सावधान रहना होगा। जो अभी चीन में हुआ है वो चीन के शी जिनपिंग साहब ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, ताकि कोई खतरा ना हो, चाहे पर्जिंग करी हो या कोई वाकई में खतरा रहा हो, ये उनका अपना एक्शन है। उसी तरह समझ करके हमें ये समझना होगा शी जिनपिंग है वहां पर, चीन का खतरा मौजूद है, हमें सावधान रहना होगा। जी शुभदा, क्या मैं एम्बेसडर गोयल बस। के इस क्लू को, इस टेक को आपकी तरफ बढ़ा सकता हूं कि क्या चीन ही ये कहानी रच सकता है कि वो इस स्थिति में आ रहा है? क्या पता चीन ही वो पिक्चर तैयार करवा रहा हो जो वो चाहता है कि दुनिया देखे, और उस पिक्चर से हट जाए जो राजीव जी, पिक्चर। सॉरी जी क्षमा चाहता हूं, मैं चीन की बात नहीं कर रहा हूं, शी जिनपिंग की बात कर रहा हूं। जी कि क्या शी जिनपिंग ये कहानी कर सकते हैं कि ये हुआ है ये? चीन एक अलग देश है, शी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति हैं और शी जिनपिंग के चेयरमैन, फर्क है। जी चलिए, मैं आपने मेरे दिमाग में अब 2 सवाल डाल दिए। क्या मैं शी जिनपिंग और चीन को अलग करके देखूं? शुभदा, इनके जवाब क्या आप क्या दे पाएंगी? देखिए राजीव जी, हमेशा कोई भी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कुछ समय के लिए उस देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो देश नहीं होता है। तो दोनों अलग अलग चीजें तो हैं। जहां तक लगता है मुझे कि चाइना या शी जिनपिंग के पास इतना टाइम नहीं है कि प्रोपेगेंडा फैलाए, क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा कि CIA ने कितना बिलियंस इन्वेस्ट किया था हॉलीवुड में, हमेशा ये दिखाने के लिए कि जो भी एनिमीज होते हैं वो या रशियन होते हैं या चाइनीज होते हैं। वैसी फिल्म्स इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक नतीजा होती है। तीसरी चीज, स्टालिन ने भी अपने टाइम पे 30,000 से ज्यादा मिलिट्री जनरल्स का पर्जिंग किया था, उनको हटाया था। उनको ये बोला था कि ये जर्मनी के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। शी जिनपिंग करप्शन और एस्पाइनेज का रीजन दे रहे हैं, लेकिन ये एक तथ्य में नहीं हुआ है। शुरुआत में हुआ था 2023 में, जहां पे रॉकेट फोर्स के कमांडर्स को हटाया गया, अरेस्ट किया गया। 23-24 में डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को, चाइना एरोस्पेस के जितने भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका मिलिट्री को वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, उनको हटाया गया, उनका अरेस्ट हुआ। 2024-25 में जो मिलिट्री और पॉलिटिकल इलीट है, जिसमें से डिफेंस मिनिस्टर जो थे ली शैंगफू, वो 5 महीने बाद ही गायब हो जाते हैं, अभी भी कहाँ है किसी को नहीं पता। वेंग फी जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, एडमिरल मिया हो जो CMC के पॉलिटिकल वर्कर डायरेक्टर थे, इन सब का डिफेंस का ये पूरा पर्जिंग हुआ है। और लास्ट 2026 में हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने खुद के विंग को, इलीट विंग को टारगेट किया है, क्योंकि जैंग जुआ तो खुद ही एंटी करप्शन रेड्स में 2015-2016 में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने ब्राइब्स ली? क्या उन्होंने अमेरिका की मदद की? क्योंकि अगर की है तो चाइना का सर्वेलेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है राजीव जी, मैं आपको बता नहीं सकती, पर्सनल लेवल पे भी हर इंसान के ऊपर इतना स्ट्रांग है कि उनको एविडेंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी। अगर आप वहां का जो गूगल तो वहां काम नहीं करता है, लेकिन वहां के सर्च इंजन में अगर आप तियानमेन स्क्वायर या फिर कुछ भी ऐसा सिर्फ कीवर्ड्स भी डाले ना, 5 मिनट में आ जाएगी आपके पास वहां की मिलिट्री। इतना स्ट्रांग लेवल ऑफ सर्वेलेंस है। तो जहां तक बात रही कि क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, साउथ चाइना सी अभी खाली है, ताइवान डरा हुआ है, चाइना को बूट्स ऑन द ग्राउंड की जरूरत ही नहीं है, वो स्टॉक एक्सचेंज से ताइवान को हटा सकता है, गिरा सकता है। तो मुद्दा यह है कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। चाइना, रशिया अगर प्रोपेगेंडा फैलाते तो वो इतना जो वर्थलेस प्रोपेगेंडा है, जबकि वाटर एंड मिसाइल्स ये फैलाते ही नहीं, क्योंकि एक आम आदमी को भी पता है कि ये नॉन फंक्शनल है, ये वेरीफाइड ही नहीं हो सकता, ये प्रोपेगेंडा है। ये नो कंफर्मेशन नो डिनायल की रेंज में आता है। लेकिन यूके देवनाथ सर, क्या हमें इस इंसिडेंट से, इन कहानियों से, इन बातों से सीखने की जरूरत है? ये अगर चीन के साथ हो सकता है तो भारत को तबाह करने के लिए तो माफी के साथ जयचंद हमारे यहाँ अंदर भी बैठे हैं। राजीव जी देखिए, वेपन सिस्टम्स का जो इंस्पेक्शन है वो बहुत ही थॉरो होता है, मल्टी लेवल पर होता है और अलग अलग एजेंसीज करती हैं। क्लासिक एग्जांपल बताता हूं, अगर हम स्ट्रेटेजिक वेपन्स की बात कर रहे हैं भारत में, उसको डिफेंस चेक करता है, DGQA चेक करता है,
डीजीक्यूए किसी भी तरह से आर्मी नेवी एयरफोर्स के नीचे नहीं है। दूसरी बात है, ज्यादातर जगह पर इसरो के या डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। जो हम ये 26 जनवरी में देखते हैं, पृथ्वी मिसाइल एक कैप्टन साहब, मेजर साहब लेके जा रहे हैं। अगर आप उनकी यूनिट में जाएंगे तो वहां पे एक डीआरडीओ का साइंटिस्ट बैठा होता है। प्रोडक्शन एजेंसी जो है, जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, बीडीएल, उनके इंजीनियर वहां बैठे रहते हैं ऑपरेशनल साइट में भी। तो अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस चेक करती रहती हैं, और ये सब एजेंसीज इंडिपेंडेंट हैं। कोई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिपोर्ट करता है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करता है। तो आपस में एक प्रतिस्पर्धा तो नहीं, लेकिन आपस में एक ईमानदारी का व्यवहार होता है। हमारे यहाँ किसी तरह की टेक्निकल, इस तरह की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने की चांसेस है ही नहीं। जी, आप कह रहे हैं ही नहीं, मैं इतना मानता हूं कि गर्व करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शक करना बुरा भी नहीं है। खुद पर भी किया जाए और हर उस पर जो देश के सामने एक अपना रोल अदा करने की हैसियत में हो, क्योंकि देश तो सबसे बड़ा होता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि चीन अभी उलझा हुआ है इन्हीं सारी चीज़ों से। बहुत धन्यवाद एम्बेसडर गोयल आपका, अरविंद सिंह तेजावत सर आपका, यूके देवनाथ सर आपका, और डॉक्टर शुभदा चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के साथ बात करता हूं तो पढ़ने के लिए और मन करता है, चीज़ों को जानने का और मन करता है, और यही स्थिति हमारे दर्शकों की होती ज़रूर होगी।